हेलो एवरीबॉडी, मैं अरविंद शुक्ला आपको आज चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। अल्टरनेटिंग करंट ये 12th बोर्ड से लेके कंपटीशन तक हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है और स्टूडेंट का प्रॉब्लम रही है कि अल्टरनेटिंग करंट बहुत हार्ड चैप्टर है। आपको बता दूँ, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, इससे इजी कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए, फॉलो करिए मेरे लिंक को और पूरा वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट। अब आपको बताऊं, अल्टरनेटिंग करंट में पहली बात तो जैसे हार्ट बीट होती है, दिल की धड़कन, कभी देख सकते हैं आप लोग? नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, भगवान ना करे किसी को आईसीयू वगैरह में जाना पड़े, जब कार्डियोग्राम या ईसीजी कराते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन में हार्ट बीट ऐसे चलती नजर आती है। ऐसे ही हार्ट बीट नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको एनर्जी फॉर्म में बदलकर ईसीजी, कार्डियोग्राम या कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेट है। ऐसे करंट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी एनर्जी का फॉर्म होती है। एनर्जी को फॉर्मेट कैसा हो सकता है? दो तरह के फॉर्मेट थे करंट के। एक था डायरेक्ट करंट, एक था अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, शॉर्ट फॉर्म एसी। डायरेक्ट करंट में जो पोटेंशियल था या करंट थी, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ईएमएफ या पोटेंशियल भी बोल सकते हो, वैसे एक्चुअल होता है ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए, हमेशा फॉर्मेट कैसा नजर आता था? पॉजिटिव ईएमएफ। ये 70 डिके के पहले बनता था, 70 डिके के पहले बनता था। जो करंट जनरेट करा जाता था इंडिया में, वो था डायरेक्ट करंट। अब आता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो फॉर्मेट देखा गया कंप्यूटर स्क्रीन या कार्डियोग्राम या ईसीजी में, तब इसका फॉर्मेट ऐसे आया: हाफ साइकिल पॉजिटिव तक, हाफ साइकिल नेगेटिव, हाफ साइकिल पॉजिटिव तक, हाफ साइकिल नेगेटिव, यानी साइकिल के फॉर्म में आया। तो लोग सोचते थे बिल्कुल सही है, फॉर्मेट यही आया, हाफ साइकिल पॉजिटिव ईएमएफ या पॉजिटिव पोटेंशियल, हाफ साइकिल नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव ईएमएफ। तो लोग ये सोचने लग गए कि एक सेकंड में मेरा बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, लोगों का कहना भी है, एक सेकंड में मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब 50 टाइम्स जलता था, 50 टाइम ग्लो करता था, 50 टाइम ग्लो नहीं करता था, यानी जलता बुझता था एक सेकंड में 50 टाइम्स। सही बताएंगे क्यों? उनके अकॉर्डिंग तो ये था हाफ साइकिल पॉजिटिव चल रहा है। हमेशा जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रनिंग करते हैं, वो सब के सब पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण करते हैं। नेगेटिव पोटेंशियल के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रनिंग नहीं करता, काम नहीं करता। तो इनके दिमाग में ये बल्ब आया, हाफ साइकिल पॉजिटिव चल रहा तो बल्ब ग्लो कर गया, हाफ साइकिल नेगेटिव चल रहा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं है, क्योंकि ये सच है ही नहीं। एक्चुअली में ऐसा नहीं कि हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव था। ये एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है। इलेक्ट्रिक किसका फॉर्म है? एनर्जी का, एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो मेरा बल्ब हमेशा, इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमेशा ग्लो करता रहेगा। कहोगे सर कैसे भरोसा कर ले? मैंने टीचरों से पूछा भी कि आपने क्या ऐसा करते देखा, बल्ब जलते बुझते? तो उनका कहना था, सर 1 सेकंड में इसकी 50 टाइम्स जलता है, 50 टाइम ग्लो नहीं करता है। इतनी जल्दी होता है, एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, उस जमाने, पुराने जमाने की बात है। आजकल तो स्लो मोशन कैमरे आ गए होंगे। स्लो मोशन कैमरे में देखिएगा, बल्ब हमेशा ग्लो करता मिलेगा। अब कहोगे सर कौन सच बोल रहा है? बाकी आप लोग खुद ही करके देख लीजिएगा। फिलहाल ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं, 50 टाइम जलता है, 50 टाइम बुझता है, टीचरों की बनाई बातें, ओवर सिंप्लीफिकेशन। हमेशा बल्ब ग्लो करता रहता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेट होता है अल्टरनेटिंग करंट या करंट या पोटेंशियल, जो भी एनर्जी का फॉर्मेट होता है। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, बस हार्ट दिखाता है फॉर्मेट ऐसा, जैसे हार्ट बीट है ऊपर नीचे होता है, इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव हार्ट बीट चली गई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एनर्जी वेव के फॉर्म में चलती है, वेव बस बन गई और कुछ नहीं। अगर ऐसा होता हाफ साइकिल पॉजिटिव चलता, हाफ साइकिल नेगेटिव, बल्ब जलता बुझता, तो अमीटर या वोल्ट मीटर में जो निडल होती है, वो 220 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट की जगह बार बार अप डाउन करा करती कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच झूलती रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है।
तो आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट जरूर ऐसा आता है लेकिन एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए बल्ब ग्लो करता रहता है। अभी और भी बातें बताएंगे इसकी। अब आता है सर इसमें आप तो दो ग्राफ बनाए हैं, कहेंगे बेटा एक इलेक्ट्रिक करंट का है, ये व्हाइट वाला है इलेक्ट्रिक करंट, ये रेड कलर का है बी। नॉर्मल कंडीशन में बी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, यानी जहां करंट अलग होता है पोटेंशियल अलग होता है। लेकिन एक बात बता दूं, कंडक्टर के लिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं, यानी बिना V के I नहीं होगा, बिना I के V नहीं होगा, यानी विदाउट करंट पोटेंशियल नहीं हो सकता और विदाउट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकता। इसलिए हमने दो फॉर्मेट बनाए, एक करंट का एक पोटेंशियल का। चूंकि इसका फॉर्म कैसा चल रहा है, हार्मोनिक मोशन टाइप। किसका फॉर्म चल रहा है, हार्मोनिक मोशन टाइप। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, वेव इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, जहां पे y है डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी और फाइव फेज। अब कहोगे सर वैसे नॉर्मल अगर ये एसएचएम होता है या हार्मोनिक मोशन होता तो ये पूरा कहलाता a, लेकिन यहां पे हम I पहले ले रहे हैं तो y रिप्लेस बाय I, a रिप्लेस बाय I नॉट, यानी ये देखिए ये I की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हमने I नॉट लिख दिया। तो a की जगह क्या आ गया, एम्पलीट्यूड की जगह करंट का एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड। y की जगह इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे इंस्टेंट करंट, I क्या होगा इंस्टेंट करंट, कहीं भी नाप लो इधर उधर कहीं भी इंस्टेंट करंट, जैसे y इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट था, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड था, यहाँ पे करंट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा एज इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम टेकन, फेज फाइव फेज। ऐसे v भी होगा, v का लिखा v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसे v क्या है इंस्टेंट पोटेंशियल, v नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, फाइव फेज। और सिंबल के मीनिंग मैंने ये लिखे हैं, I इंस्टेंट करंट, V इंस्टेंट पोटेंशियल, I नॉट बिग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट एम्पलीट्यूड, फाइव फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, यहां फाइव क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, V नॉट पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f लिख सकते हैं, यहां पे f लेते हैं 2 पाई f, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि रेगुलर हम लोग लेते हैं 50 हर्ट्ज, ये हम लोग क्या लेते हैं 50 हर्ट्ज। और एक बात आपको बता दूं, पहली बात तो ना आई मेजर कर सकते, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना अभी तक, ना मीटर ना वोल्ट मीटर ना गैल्वेनोमीटर इंस्टेंट करंट को ना पाए, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना जो आई नॉट वी नॉट को मेजर कर सके। कहोगे सर फिर कैसे निकाल सकते हैं, बेटा आई कभी भी किसी डिवाइस द्वारा मेजर नहीं हो सकती, ना वी हो सकता, ना वी नॉट, ना आई नॉट, ना आई मीन, ना वी मीन। आई मीन होता है मीन वैल्यू ऑफ करंट, आई मीन मीन वैल्यू ऑफ करंट, वी मीन क्या होता है मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको किसी भी डिवाइस द्वारा नहीं मेजर कर सकते हैं। कहोगे सर जो हम लोग घर में नापते हैं वो क्या होता है, कहेंगे बेटा वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, अमीटर नापता है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट नापता है, ना कि इनमें से कोई। अभी बता रहा है रूट मीन स्क्वायर, पहले और कुछ बताएंगे, अभी डिफरेंस भी बताएंगे हम। देखिएगा यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, जो हम लोग के घर में रेगुलर अल्टरनेटिंग करंट आती है बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, मतलब ये हुआ एक साइकिल पूरा ये कहलाया, ऐसे 2 साइकिल, ऐसे 1 सेकंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। आपको एक बात बता दूं, इंडिया में तो यूज करा जाता है 50 हर्ट्ज। आजकल आपने देखे होंगे कुछ जगह लिखा होता है साइन वेव इन्वर्टर। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो एनर्जी हमको किस रेशियो में बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी के रेशियो स्क्वायर के रेशियो में। अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज कर दे तो एनर्जी और बढ़ जाएगी। जो साइन वेव इन्वर्टर का एडवर्टाइजमेंट आप लोग सुनते हैं वहां फ्रीक्वेंसी लेते हैं 60 हर्ट्ज, उन लोग बनाते हैं अपनी। और आपको एक बात और बताता हूं,
जितने हम लोग ब्रिटेन में और इंडिया में जो अप्लायंसेस चलते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सब में आप रेटिंग लिखा देखते होंगे, लिखा होता है डब्ल्यू और वी, यानी 220 वोल्ट के लिए काम करते हैं और पावर दी होती है उसकी, यानी किसके लिए काम करते हैं, 220 वोल्ट के लिए। किसके लिए, 220 वोल्ट के लिए। और फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज। देख लीजिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब लाइएगा या एलईडी बल्ब, उसमें साइड में देखिएगा लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वॉटेज, डब्ल्यू लिखा होता है। यहां के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज इतना है। अगर आप यूएस वगैरह में चले जाएंगे तो ये वोल्टेज उन्होंने कर दिया 110 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 100 कर दी, क्योंकि उन लोग एनर्जी ज्यादा सेव करते हैं। कहोगे सर मतलब, कहेंगे बेटा वोल्टेज हाफ कर दिया। वह अप्लायंसेस अपने इस तरह बनाते हैं 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पे काम करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डबल करने से उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डबल हो गई। कैसे, ई का हाफ करा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, तब भी इसका 4 टाइम बढ़ा, इसका हाफ कर दिया तब भी डबल हो गया। भाई देखिए बी है 220 को 110 करा, फ्रीक्वेंसी कितनी करी, पहले डबल कर दी, तो देखिएगा गौर से फ्रीक्वेंसी डबल करने पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एनर्जी बढ़ेगी, और वोल्टेज हाफ करने से हाफ टाइम कम हो जाएगी। 4 टाइम्स बढ़ाई, हाफ टाइम कम कर दी, कितनी हो गई, तब भी डबल फ्रीक्वेंसी हुई। तो यूएस में ये पैटर्न काम करता है। कभी आप फिलिप्स वगैरह का कोई डिवाइस लेंगे, नीचे एक स्विच दिया होता है, उस पर लिखा होता है सबसे बॉटम पे IN इंडिया AB अब्रॉड। अगर आपको यूएस में चलाना हो तो अब्रॉड में करके चलाओ, मतलब 110 वोल्ट के लिए, इंडिया में चलाना 220 वोल्ट के लिए चलाना पड़ता है। तो इसलिए महंगे ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी सप्लाई होती है फिलिप्स की। तो आपको फ्रीक्वेंसी समझ आया, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ेगी। वही लोग करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, 50 की जगह 100 कर दिया, वोल्टेज हाफ कर दिया, तब भी डबल एनर्जी हो गई, एनर्जी सेव हो गया। और आपको बता दूं, हमने कहा था ना वी मेजर कर सकते हैं, ना आई कर सकते हैं, ना वी नॉट, ना आई नॉट, ना आई मीन, ना वी मीन, बस कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर क्या कर सकते हैं, आपको इधर दिखाता हूं। हम लोग केवल मेजर कर सकते हैं, देखिए इतनी चीज वी कैन कैलकुलेट वी नॉट, आई नॉट, वी मीन, आई मीन, वाई IRMS एंड VRMS से अभी बताएंगे। इसके पहले डिफरेंस बताएंगे AC/DC में, तब इसके बाद पूरा बताएंगे। ओनली IRMS को क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रूट मीन, R मीन्स रूट, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको एमीटर द्वारा नापते हैं, इसको नाप सकते हैं हम लोग। तभी बोला हमने नेगेटिव मीटर कभी नहीं बताता, क्योंकि होता ही नहीं, एक्चुअली में एनर्जी पॉजिटिव होती है। अमीटर द्वारा ये नाप लेंगे तब जाके कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूले डायरेक्ट करना बताएंगे। VRMS भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज, इसको भी केवल वोल्ट मीटर द्वारा मेजर कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे हम डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अब बेटा बात बताते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की कंपैरिजन। ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, इसमें EMF अल्टरनेट पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें EMF हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट पे। तो कंपैरिजन आ जाएगा AC हैविंग यानी अल्टरनेटिंग करंट हैविंग अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल। उसमें क्या होगा, DC हैविंग ओनली पॉजिटिव पोटेंशियल। इसके पूरा कंप्लीट साइकिल कवर होता है, यानी एक पूरा साइकिल ये हो गया, ऐसे साइकिल नंबर आप चलते रहेंगे। इसमें साइकिल तो है नहीं, जिसमें साइकिल होते हैं उसमें लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, और इट हैज नो फ्रीक्वेंसी, यानी डायरेक्ट करंट हैज नो फ्रीक्वेंसी। एक बात और, जब अच्छा खासा डायरेक्ट करंट इंडिया में बन रहा था 70 डिके के पहले, तो ये बताइए अल्टरनेटिंग करंट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये तो बताइए। बहुत लोग हमको जवाब देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन हाँ आपको बता दे रहा हूं कारण क्या है। लोग कहते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट सस्ती पड़ती है, चीप होती है विद रिस्पेक्ट टू DC।
तो आपको बता दूं, अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन डीसी के रिस्पेक्टिवली थोड़ा कॉस्टली होता है, महंगा होता है। आप कहोगे सर महंगा होने के बाद अल्टरनेटिंग करंट क्यों बनाई गई, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। कारण क्या है, डायरेक्ट करंट की खासियत थी उसमें ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। कहोगे सर इससे काम ना करने से क्या हो जाएगा, हमको ये मालूम है जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है तो वायर का जो तो कंडक्टिंग वायर होता है उसमें क्वालिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, जिसके कारण सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट टू हीट एनर्जी और वोल्टेज डाउन हो जाएगा। और जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी वायर की उतना पोटेंशियल डाउन होने लगेगा। तो पुराने जमाने में क्या होता था, जहां पावर हाउस होते थे, इलेक्ट्रिक पावर हाउस, वहीं आसपास सराउंडिंग बस इलेक्ट्रिसिटी होती थी, बाकी दूर जगह पे नहीं होती थी। कारण क्या था भाई, 100 किलोमीटर हमने पहुंचाई, बल्कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है। अभी मान लीजिए 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट वायर में फ्लो करें और वायर की हाफ किलोमीटर दूरी पे है, अभी हमने यहां पे लगाया किसी कंडक्टिंग वायर में 220 वोल्ट, मान लीजिए यहां पे लगाया 220 वोल्ट 500 मीटर पे, अगर हम नापेंगे तो 200 वोल्ट मिलेगा, बस से कम ही मिल सकता, ज्यादा तो नहीं मिलेगा। ऐसे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी किलोमीटर में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। और पोटेंशियल ड्रॉप होने का मतलब मान लीजिए 10 किलोमीटर हो गया, जो इलेक्ट्रिक बल्ब 100 वाट का यहाँ पे तेजी से ग्लो कर रहा होगा, चमक रहा होगा, वहां पे हल्का सा डिम ब्राइटनेस देगा। कारण क्या, वोल्टेज लो हो जाएगा। और ज्यादा लो जाओगे तो वो भी देखा 0 वोल्टेज बचेगा। और ज्यादा दूर करोगे यहाँ 300 किलोमीटर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वायर खा जाएगा अपने अंदर। कहोगे सर हाई वोल्टेज करके भेज दें, यहाँ 220 भेजा गया, 10,000 वोल्ट भेज दें। कहन बेटा 10,000 वोल्ट भेजोगे, यहाँ चलिए 220 मिल गया, लेकिन बात है इतने हाई वोल्टेज भेजोगे तो वायर भी तो गर्म होगा। आपका कंडक्टिंग वायर जो गर्म होगा तो टूटने, उसका कंडक्टिंग वायर गर्म होने पे उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर पहुंच जाएगा वायर के, तो टूटने का डर रहेगा। चलिए पहला कारण तो ये वायर टूटने का डर रहेगा, फिर करंट इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगी सप्लाई। और दूसरा कारण है पैसा तो मिलना 220 वोल्ट का, 10,000 वोल्ट दे रहे हैं, तो लॉस का सौदा हुआ। तो कुल मिला के ये कहना हुआ कि डीसी करंट को बहुत ज्यादा दूर तक पोर्टेबिलिटी नहीं थी, यानी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं सेंड कर सकते थे। ये चीज पॉसिबल थी अल्टरनेटिंग करंट में, बस और कुछ नहीं था। अल्टरनेटिंग करंट का शॉक भी थोड़ा तेज लगता है, झटका भी थोड़ा तेज लगता है, साथ में महंगा भी पड़ता है। बस एक ही अच्छा ये 100 किलोमीटर दूर क्या 300 किलोमीटर दूर भी सेंड कर सकते हो, किसके थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू, क्योंकि ट्रांसफार्मर केवल काम करता है अल्टरनेटिंग करंट में। जहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, फिर वोल्टेज बढ़ा देता है वो। फिर जहां आगे चला 100 किलोमीटर, फिर जहां डाउन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया उसने, फिर बढ़ा दिया। ऐसे बीच बीच में कई स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में सप्लाई पहुंचा सकते हैं। बस यही फायदा था अल्टरनेटिंग करंट का कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू पहुंचा सकते थे, जबकि डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। मेन कारण बस सबसे ज्यादा यही था, बाकी डीसी चीप पड़ती, डीसी का शॉक भी धीरे लगता है। आपको बताऊं एडिसन ने डीसी बनाई, उनके स्टूडेंट है निकोलस टेस्ला, टेस्ला ने बनाई अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग पहले एडिसन ने ये बोला, जो आप लेके डायलॉग और सुनते हैं, एक करंट चिपका लेता है, झटका मारता है। आपको बता दूं इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। हाँ, एडिसन ने जरूर ये दुष्प्रचार करा था कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, चिपका लेता है, और डीसी झटका मारता हल्का सा, लेकिन चिपका लेता झटका मारने वाला कोई रोल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड आता है शॉक, झटका। अल्टरनेटिंग करंट में थोड़ा झटका तेज का लगता है और डायरेक्ट करंट में, डीसी करंट में 220 वोल्ट का झटका थोड़ा धीरे लगता है। उसके भी दो कारण बताएंगे, ठीक। आपको बता दूं जबकि एसी स्टोर नहीं की जा सकती, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हम लोग।
बैटरी एक्टिव में सीधा एसी स्टोर नहीं होती है। आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा तो उसमें बैटरी लगी होगी, इन्वर्टर के अंदर इन्वर्टर लगा होता है कन्वर्टर, वो एसी को डीसी में बदलता है, यानी 220 वोल्ट की एसी को 220 वोल्ट की एसी को 12 वोल्ट की डीसी में बदलता है, तब जाके बैटरी में स्टोर होता है। तो हमेशा स्टोर होता है डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर कर ही नहीं सकते हैं। ये भी लॉस है देखिए अल्टरनेटिंग करंट का, जबकि डायरेक्ट करंट स्टोर की जा सकती है। इलेक्ट्रिक सेल या सेकेंडरी सेल में जो स्टोर करी जाती है सब क्या होती है, डायरेक्ट करंट डीसी। बस एक ही अच्छा ही है, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट के लिए काम करता है, जिसके कारण अल्टरनेटिंग करंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से भेज सकते थे। जहां वोल्टेज ड्रॉप होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर उठा देता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर ड्रॉप हुआ, फिर कम हुआ पोटेंशियल, फिर बढ़ा दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने आगे और लगा दिया। ऐसे करते करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेंड करना आसान था। जबकि डायरेक्ट करंट में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, जहां करंट ड्रॉप हो गया वहां कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद। बात समझे? अभी हमने आपको बताया था शॉक ऑफ एसी इज स्लाइटली मोर देन डीसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो झटका होता है थोड़ा तेज लगता है और डायरेक्ट करंट का झटका थोड़ा धीरे लगता है। शॉक्स ऑफ डीसी स्लाइटली लेस देन एसी बिकॉज ऑफ, क्यों? अल्टरनेटिंग करंट जानते हो केवल सरफेस पर फ्लो होता है, ऊपरी सरफेस पे। आप इतना मोटा वायर ले लीजिए, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट हमेशा सरफेस में फ्लो होगा, अंदर बीच में नहीं होता है। कहोगे मतलब, यानी इतना मेटल वेस्ट हो जाएगा कि नहीं? जबकि डायरेक्ट करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर बाहर सब बराबर। हम लोग को शॉक कब लगता है? जब नेकेड वायर छूते हैं। जब नंगा तार यानी नेकेड वायर छुएंगे तो ऊपरी हिस्सा छूते हैं हम लोग, और इसमें क्या होता है, डीसी करंट में 220 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाहर भी। तो बाहर थोड़ा 220 ना होकर थोड़ा कम हो जाता है, 180 170, बाकी अंदर भी रहेगा। तो 180 का झटका समझ सकते हो, थोड़ा कम ही लगेगा 220 से। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में आप 220 वोल्ट देंगे तो पूरा पूरा ऊपरी फ्लो करेगा। इसका एक कारण और भी आगे आरएमएस वैल्यू से बताएंगे बेटा। तो ये पूरा पूरा करंट सरफेस में रहेगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो पूरा पूरा 220 वोल्ट का झटका लग रहा, तो एक में झटका थोड़ा कम लगता है। ये नहीं होता है चिपका लेता है झटका मारता है, ऐसा कुछ नहीं वर्ड है। दोनों ही शॉक लगते हैं, अल्टरनेटिंग में थोड़ा ज्यादा तेज लगेगा, थोड़ा कम। लेकिन हमको लगा दिया जाए तो हम बता नहीं सकते भैया किसमें ज्यादा लगा किसमें तेज। हम तो झटके खा के शांत रहेंगे, सच्चाई तो यही है ना। ठीक, तो ये ना तो उतना हमको महसूस हो जाए, लेकिन हाँ फिर भी अल्टरनेटिंग करंट का शॉक तेज होता है और डीसी करंट का शॉक धीमे लगता है। कारण क्या है? डीसी करंट अंदर बाहर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जबकि एसी सरफेस पे होता है। तभी आजकल जितने वायर देखिए बनाए जाते हैं घरों में, जो वायरिंग होती है पतले पतले तारों को जोड़ के बनाया जाता है। नहीं, एक तार छीलो, बड़े कई सारे पतले पतले तार निकले होते हैं। कारण क्या है? एक मोटा तार भी ले सकते थे, लेकिन मोटे तार में करंट क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि आजकल अल्टरनेटिंग करंट है। तो जितना पतले तार करेंगे उतना ही ज्यादा सरफेस मिलेगा और पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। इसीलिए आजकल जो तार बनाए जाते हैं पतले पतले कई तारों को जोड़ के बनाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं आई मीन और आईआरएमएस वैल्यू। देखिए बेटा, अब आप लोग को बताने वाले हैं मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका डेरिवेशन। मीन वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकाली जाती है। हमने कहा था नेगेटिव पोटेंशियल लेते नहीं है, क्योंकि ना बल्ब बुझता है ही नहीं। तो मीन वैल्यू का मतलब ये हो गया, केवल अपर हाफ साइकिल लेना है। पूरा टाइम पीरियड कहाँ आएगा? टी, यानी ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड टी। तो हाफ साइकिल में अपर हाफ में कितना आया? t/2। तो अपर हाफ के लिए हमको आई मीन निकालना है। अपर हाफ कहां से कहां तक स्टार्ट होता है? 0 से t/2 या t/2 का मल्टीपल। तो आई मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to t/2 आई dt, यानी करंट का dt समीशन कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना बेटा है। अपॉन 0 to t/2 1 dt, ये 1 है, वो आई था, ये 1 है। अगर हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू अलग अलग निकाल लें, वैल्यू प्लेस कर दे, तो आई मीन निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने t इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो पाई अपॉन ओमेगा इक्वल टू 2/2, यानी t/2 की जगह पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं।
आइए बताएंगे क्यों। तो हमने यहाँ t/2 की जगह बेटा पाई अपॉन ओमेगा लिख दिया। 1 के ऐसे इंटीग्रेशन 1 का dt क्या होता है, स्मॉल t होता है। लिमिट 0 टू पाई अपॉन ओमेगा, t/2 की जगह, ठीक, पाई अपॉन ओमेगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो वैल्यू कितनी आई, पाई अपॉन ओमेगा। किसकी वैल्यू आई, डिनोमिनेटर की, 1 dt की। लिमिट 0 टू t/2 1 dt की वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा आई बेटा। अब कहोगे सर न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते हैं, उसमें आई आ गया है, ये आई है। आई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, वैसे आपने पढ़ी है आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी रखा है, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी। लिमिट 0 टू t/2 और t/2 की जगह क्या रखेंगे, पाई अपॉन ओमेगा। अब आई नॉट तो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में बेटा, बाहर कर लेंगे। साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहां साइन ओमेगा टी है तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट 0 टू पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा है डब्ल्यू नहीं बेटा। अब ये माइनस ओमेगा बाहर ले आए हम लोग, आई नॉट अपॉन माइनस ओमेगा। फिर लिमिट रख दे, पहले टी की जगह जहां स्मॉल टी होगा वहां पाई अपॉन ओमेगा, माइनस लगा के कॉस ओमेगा, जहां टी की जगह वो 0 रखेंगे। अब देखिए ये ओमेगा कैंसिल, कॉस पाई, यहां 0 का मल्टीप्लाई ओमेगा से करेंगे 0, कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, -1 -2 -2। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, आई डी टी की, आई माइनस आई नॉट ओमेगा इंटू -2 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस आई नॉट ओमेगा। अब देखिए इक्वेशन 3 ये आई और इक्वेशन 2 की वैल्यू निकाल चुके थे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड की वैल्यू थर्ड की वैल्यू ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो आई मीन आ गया है 2 i नॉट अपॉन पाई। इसी प्रकार सिमिलरली आप लोग प्रूफ कर सकते हैं v मीन की वैल्यू v नॉट अपॉन 2v नॉट अपॉन पाई। आपको बता दूं v मीन भी नहीं निकाल सकते ना i मीन निकाल सकते, किसी डिवाइस से मेजर नहीं कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी IRMS निकाल सकते हैं उसके थ्रू। और इसका अगर आपको करना हो, वरना ऐसे ही होगा, बस i की जगह v नॉट कर देंगे। अगर आपको निकालना हो तो ये आप लोग स्वयं करेंगे, हम मेथड बता दे रहे हैं। लिमिट 0 टू t/2 v sin ओमेगा t v dt अपॉन 1 dt। अब आप बहुत ज्यादा करेंगे इसमें, यहां t रखेंगे, बिल्कुल उस ऊपर वाले की तरह इसी तरीके होगा। और आपको बता दूं v की जगह क्या रख देंगे, v नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये वाला डेरिवेशन आप लोग अपने आप मेरे ख्याल से कर लेंगे v मीन का। अब आपको हम लोग बताएंगे इसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे ख्याल से आप लोग को, ठीक। मैं प्रोसीड नाउ, ठीक, प्रणाम। देखिएगा लाइट, ठीक है। अब आता है, देखिएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, यानी IRMS वैल्यू। अब ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक बल्ब आपका हमेशा जलता है क्योंकि वोल्टेज या अमीटर बताता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चूंकि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव होता है, तो हम लोग जो प्रैक्टिकल आता है वो लेते हैं। देखा था फॉर्मेट, हाफ साइकिल पॉजिटिव था, हाफ साइकिल नेगेटिव था, तो नापने के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बनाई गई। इससे देखिए फॉर्मूला, IRMS, R मतलब रूट, M मतलब मीन, S मतलब स्क्वायर, यानी पहले रूट करिए, स्क्वायर करिए, मीन, ठीक। फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इतना बोलना पड़ेगा, फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट करा, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ, जितनी नंबर ऑफ करंट लेंगे उसका मीन निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक करंट। अब बताएंगे क्यों। देखिए अगर यहां पॉजिटिव है I1, ये नेगेटिव है मान लीजिए, I2 नेगेटिव है, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव वाला भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव,
और पॉजिटिव वाला ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि करंट वास्तव में है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, एनर्जी नेगेटिव होती नहीं, इसलिए इसको फॉर्मूले बनाने के लिए बनाई गई है कि जो करंट नापता है वो अमीटर नापता है, वो किसमें होता है, आईआरएमएस वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव तो आते ही नहीं है एनर्जी। तो फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ, क्योंकि यहां जो नेगेटिव भी होगी उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तब ये चीज डेफिनेशन बनाई गई है। तो रूट मीन स्क्वायर फॉर ए कंप्लीट, ये वर्ड जरूर लगाएंगे, ये वर्ड लाइन हमेशा यूज करेंगे, फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। यही हमारा डिवाइस नाप सकता है, कौन सा, अमीटर। ठीक, यहां जो करंट नेगेटिव होगी उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए बनाना पड़ता है। अब इसके लिए डेरिवेशन आते हैं। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई बार, स्क्वायर रूट ऑफ आई बार स्क्वायर, आई बार मतलब मीन, स्क्वायर रूट ऑफ आई बार स्क्वायर। अब आई बार स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है, आई बार नहीं है, आई बार स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा, लिमिट 0 to t। अब कंप्लीट साइकिल ले रहे हैं ना, हमने वर्ड लिखा है कंप्लीट साइकिल, मीन में क्या करा था, हाफ साइकिल लेते हैं, t/2 लेते हैं, इसमें पूरा कंप्लीट साइकिल लेंगे, यहां से यहां तक कैपिटल T फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो लिमिट 0 to t, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, आई की जगह आई स्क्वायर dt, और एवरेज के लिए इतना डिवाइड कर दिया 1 dt का। तो वी टेक न्यूमरेटर लेंगे, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये वैल्यू तो रखनी पड़ेगी बेटा, t के फॉर्म में तो आएगा नहीं, 2 पाई अपॉन ओमेगा, लिमिट लगाए 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा, 1 dt का t आएगा, लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई अपॉन ओमेगा, फॉरमोस्ट यू हैव टू प्लेस अपर लिमिट 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी ये न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर आ गया, सॉरी। अब न्यूमरेटर की बात करेंगे, न्यूमरेटर क्या था, लिमिट 0 to t आई स्क्वायर dt, आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा t का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर dt, लिमिट 0 to t, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब बेटा आता है, हमने आई नॉट स्क्वायर बाहर कर लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा t अंदर रखा dt, हमको फॉर्मूला मालूम है, कितने ट्रिग्नोमेट्री लगेंगे, cos 2 ओमेगा t इक्वल टू cos 2 थीटा, यानी cos 2 ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, cos 2 ओमेगा, ये स्क्वायर है, ये 2 है, cos 2 ओमेगा t को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t को वी कैन राइट एज 1 माइनस 2, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t लिख सकते हैं। तो हमने इसमें फॉर्मूला फॉर मेकिंग फॉर्मूला 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का डिवाइड करा तो उत्ते का 2 का मल्टीप्लाई, इससे आपका फॉर्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। अब इसको सेपरेट करेंगे, 1 का अलग करेंगे, cos 2 ओमेगा टी का अलग करेंगे, 1 का तो dt आएगा, dt का 1 का dt t आएगा, लिमिट लगा देंगे 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन मैंने स्पेशली लिखी है, फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट cos 2 ओमेगा t dt हो चाहे sin 2 ओमेगा t dt हो, आप कभी कैलकुलेट करेंगे हमेशा 0 आएगा, तो इसलिए इसको दिखाने की जरूरत नहीं, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप चाहें तो मैं कर भी दूंगा, ठीक है, ये कैलकुलस है। हमेशा फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर हमेशा 0 आती है, चाहे sin 2 ओमेगा t हो उसको भी वैल्यू 0 आती है, तो इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, ये साफ मेंशन भी कर दिया। अब देखिए इसको यहां से t की जगह लिमिट रखी 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस 0, 2 कैंसिल, तो आई स्क्वायर dt की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर पाई अपॉन ओमेगा। अब देखिए वहां पर इक्वेशन थर्ड मालूम है, इक्वेशन सेकंड मालूम है, अब किस में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अब देखिएगा आई आर एम एस, पहले आई बार स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, सेकंड की वैल्यू कितनी आई थी, 2 पाई अपॉन ओमेगा,
और इसकी वैल्यू है इक्वेशन थर्ड की आई नॉट स्क्वायर पाई अपॉन ओमेगा, और ज्यादा सॉल्व करके लिख सकते हैं मैं लोग पाई अपॉन ओमेगा इंटू पाई अपॉन ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो आ गई वैल्यू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आई है? आई बार स्क्वायर। और आई आर एम एस क्या होता है बेटा? अंडर रूट आई बार स्क्वायर। आई बार स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी आई है? आई नॉट स्क्वायर बाय 2, देन वी कैन राइट एज आई नॉट अपॉन रूट 2। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई ड्राइव होके? आई नॉट, हमने तभी कहा था अगर आई आर एम एस आप नाप कर मेजर कर लेंगे मीटर से तो आई नॉट निकल आएगा, आई नॉट निकल आएगा तो आई मीन भी निकल आएगा, इक्वेशन भी आ जाएगी। इसको चाहे तो कैलकुलेशन करके 0.607 इंटू आई नॉट भी लिख सकते हैं। अब वी आर एम एस आप इसी प्रकार कर लेंगे कि नहीं? बस आई की जगह क्या लगेगा? वी लगेगा, बाकी सब एज इट इज हो जाएगा। ये आपका आ गया है आई मीन वी आर एम एस फंडामेंटल पूरा हो गया। अब आपको सर्किट डायग्राम बताएंगे वो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर टू अदर एंड प्रेस आइकन बेल फॉर न्यू अपडेशन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो नंबर 2 में अल्टरनेटिंग करंट के LCR सर्किट, CR सर्किट ये सब बताएंगे। Okay, thank you so much.